आपका आइडल कौन है? आइडल के बारे में बताइए आप। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित सगर है और आज हम एसएससी की जो एग्जाम्स होते हैं उनको टारगेट करने वाले हैं, उनके बारे में नॉलेज देने वाले हैं। और इसमें मेरे साथ दे रहे हैं हमारे ऋतिक भैया, जो इन्होंने 2-3 एग्जाम क्वालिफाइड है, इन्होंने भी एग्जाम क्वालिफाई किए हैं और एसएससी की प्रिपरेशन काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। तो हम इनसे कुछ ऐसी चीज़ें जानना चाहेंगे। तो इस वीडियो में एसएससी के बारे में जो भी एग्जाम्स हैं उनके बारे में आपके लिए जानकारी दे रहे हैं हम, और जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो हम शुरुआत करें। पहले सबसे पहले तो देखो भैया, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ कि भाई आपका कॉल आया तो मैंने सोचा चलो चलूँ जल्दी। बहुत बढ़िया। और आप कैसे हो? बस सब बढ़िया है। तो मैं पहले देखो भैया आपसे ये जानना चाहूंगा कि एसएससी क्या है? देखो एसएससी एक क्या है, बहुत अपने स्तर पर यूपीएससी के बाद का सबसे शानदार लेवल का एग्जाम है। एसएससी की सबसे पहले फुल फॉर्म होती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यानी कर्मचारी चयन आयोग, जिसके अंतर्गत अपने यूपीएससी के लेवल के एग्जाम के बाद इसका नंबर आता है और इसमें काफ़ी सारी वैकेंसी होती हैं जो कि अपने एग्जाम बेस पर और इंटरव्यू बेस पर भी होती हैं। जो कि एक मॉड्यूल ऐसा होता है इसका कि इसकी तैयारी आप करोगे तो बहुत जल्दी सक्सेस हासिल कर लोगे। चलो बहुत बढ़िया है। अच्छा, इसकी एसएससी के बारे में इसकी एज लिमिट होती है 18 से 32 साल तक। और मैं इसकी एक अच्छी चीज है इसमें तो भैया कि जी इसके बारे में ना हमारे जो जिसका टाइम ड्यूरेशन है वो काफी अच्छा है। हर साल इसकी वैकेंसी आती है नहीं तो ऑलमोस्ट कितने महीनों में आप कितने टाइम में आ जाती है वैकेंसी? एसएससी का क्या एक कैलेंडर जारी होता है जो कि हर 6 महीने के लगभग एक इसका कैलेंडर जारी होता है जो कि एसएससी अपने टाइम पर एग्जाम कंडक्ट कराती है। इसमें क्या है, ऐसे ही कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन भी होता है। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। तो अब इसमें हम और आगे चलते हैं। तो ये इसमें 2 टाइप से पेपर होते हैं, 10+2 और ग्रेजुएशन लेवल का। तो 10+2 में कौन-कौन से पेपर होते हैं? 10+2 में आप दोगे तो जैसे कि एमटीएस हुआ आपका, सीएचएसएल हुआ, ये 10+2 की वैकेंसीज होती हैं। और इसके आगे अगर आप जाओगे तो सीजीएल हुआ आपका, इसमें क्या है बहुत सारी पोस्ट होती हैं। स्टेनोग्राफर हुआ, सीजीएल हुआ, सीपीयू हुआ, और फिर इसके बाद में एसएससी जो कंडक्ट कराती है वो दिल्ली पुलिस तक भी आ जाती है इसका। जी चलो बहुत बढ़िया। देखो भैया आप सिलेबस के बारे में बताओ यार, इसमें क्या सिस्टम है? देखो इसमें अगर आप अपने स्तर से किस लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उस हिसाब से इसका सिलेबस होता है। जैसे कि आप सीजीएल लेवल की प्रिपेयर कर रहे हो तो इसका सिलेबस सबसे पहले होता है, इसमें मैथ आएगा आपका, रीजनिंग आएगा, जीके जीएस आएगा और इंग्लिश भी आएगा। जो कि आपके एग्जाम में जैसे कि आप स्टेनोग्राफर की प्रिपेयर कर रहे हो तो इसमें इंग्लिश आपकी 100 नंबर की आ जाएगी, इसमें रीजनिंग आएगा 50 नंबर का, जीएस आ जाएगी आप 50 नंबर की, 200 का पूरा पेपर हो जाएगा। फिर आप सीजीएल लोगे, इसमें क्या सबसे बड़ा एग्जाम होता है सीजीएल का होता है, जिसमें जैसे कि उसमें पोस्ट हुई AAO, एक्साइज इंस्पेक्टर, ये क्या है सबसे बड़ी पोस्ट होती है यूपीएससी के लेवल के बाद की। तो इसमें क्या है सीजीएल में होता है अपना 200 नंबर का पेपर होता है। इसमें क्या है पहले टियर 1 होता है जिसमें आपका मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा, जीएस आएगा और इंग्लिश आएगा, ये सारे 50-50 नंबर के आएंगे आपके। और एग्जाम बेस पर इसमें क्या है माइनस मार्किंग का भी प्रोसेस होती है 1/4 के। चलो बहुत अच्छी है। और इसमें आगे चलते हैं अपन। तो इसमें टायर 2 और टायर 3 और टायर 4 चार तरह एग्जाम होते हैं। तो इसमें टायर 2 में होता है, टायर 2 में सब्जेक्ट कौन सी होती है? टायर 2 में अपने सब्जेक्ट स्टैटिक आ जाएगा, इसमें मैथ आ जाएगा, रीजनिंग आ जाएगा, फिर जीएस आ जाएगा और इंग्लिश भी इसमें इंक्लूड होती है साथ। ये थोड़ा अच्छा होता है, जो अच्छे लेवल का होता है, अच्छे लेवल का होता है। सेकंड जैसे कि आप फर्स्ट प्री दोगे तो प्री में क्या आपने जो कंपटीशन किया है वो एक नॉर्मल लेवल का रहेगा। लेकिन आप मेंस दोगे इसका टियर 2 तो क्या थोड़े हाई डिफिकल्ट पेपर आता है थोड़ा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये डिफिकल्ट इतना आता है। आपने स्टडी की है, टाइम मैनेजमेंट बनाकर आपने स्टडी की है तो कोई बड़ी बात नहीं है टियर 2 निकालना। चलो बहुत बढ़िया। ये तो अपना टायर 2 का हो गया। अब टायर 3 भी आता है, इसके बारे में इसकी जी क्या चीज, इसके बारे में बताओ। टायर 3 ऐसा होता है आपका अगर प्री निकल गया है, सीजीएल का टियर 2 निकल गया है तो आप टियर 3 में दोगे। हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में इसका एग्जाम होता है जिसमें कि निबंधात्मक यानी रिटर्न पेपर होता है ये वाला। वो अपने इस तरह से आपकी लैंग्वेज चूज कर सकते हो। हाँ, 1 घंटे होता है। चलो अब हम आते हैं अपने इस पे। तो अब ये तो खैर अपनी बेसिक नॉलेज हो गई, तो सब जानते हैं। अब ये जानना चाहते हैं रहते भैया, इसमें है ना 12th के बाद कोई बच्चा अगर शुरू से तैयारी करना चाहे तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए?
इसके बारे में कुछ बताइए आप। अगर कोई फ्रेशर बंदा है 12th के बाद और वो सीजीएल लाइन में एसएससी की प्रिपरेशन में जाना चाहता है, तो सबसे पहले उसको अपना टाइम मैनेजमेंट फिक्स करना पड़ेगा। और उसने अच्छा। टाइम मैनेजमेंट ऐसा बनाया है कि 12th के लेवल से वो अभी पढ़ रहा है, ऐसे ही वो आगे पढ़ता रहा टाइम मैनेजमेंट बनाकर प्रत्येक सब्जेक्ट को एक टाइम देगा फुल, जैसे कि टाइम तो हुआ उसका हाँ। और प्रैक्टिस हुई उसकी प्रॉपर तरीके से करेगा, तो उसको 6 से 7 मंथ के अंदर वो क्या है अपना ये टारगेट हासिल कर लेगा। अब उसका सिलेबस कंप्लीट होगा 6 महीने में। अगर वो कंप्लीट रेगुलर तरीके से करता रहा तो उसका सिलेबस हो जाएगा, लेकिन उसके बाद उसको प्रैक्टिस पर और सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा इसके लिए। इसमें एक बात और होती है, जैसे अपन कोई बंदा है सीजीएल की तैयारी कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है, तो उससे और जो एग्जाम होगा अपना सीएचएसएल है, एमटीएस है, एसएससी जीडीएस की अच्छी है, सीपीओ वगैरह है, तो ये भी कवर हो जाते हैं। बिल्कुल, अगर आप एसएससी की प्रिपेयर कर रहे हो तो इससे आप अपने व्यापम लेवल का एग्जाम क्लियर कर सकते हो। अच्छा। क्योंकि एसएससी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्या है पूरे वर्ल्ड लेवल के क्वेश्चन होते हैं पहली बार तो। क्योंकि अपने इंडिया के जो एग्जाम होते हैं वो सबसे पहले क्या है अपने यहीं पर क्वेश्चन बनते हैं वो, और उनकी स्ट्रेटेजी की होती है वो भी बहुत शानदार होती है। क्योंकि व्यापम के एग्जाम देते हैं तो उसमें जीएस का अच्छा खासा रोल होता है, तो वो अपनी क्लियर हो जाती है। चलो बहुत अच्छी बात है। अब हम और आगे चलते हैं, तो इसमें आपसे ये पूछना चाहूंगा मैं कि जैसे शुरुआत की तैयारी कर रहा है तो उसको अभी आपने बता दिया कि 6-7 मंथ लगेंगे, तो उसके बाद में फिर रिवीजन और प्रैक्टिस भी काफी जरूरी है। सबसे ज्यादा रोल होता है इसमें प्रैक्टिस का। अच्छा। और दूसरी बात आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो इसका आज जैसे कि आपने 3 महीने का सिलेबस कंप्लीट कर लिया आपका, कुछ टॉपिक्स हो गए हैं, तो इसके साथ में आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। अच्छा। अगर मॉक टेस्ट लगाओगे ना आप तो उससे आप जो टाइम टेकिंग ले रहे हो वो सबसे ज्यादा कम हो जाएगी, आप एक लेवल पर पहुंच जाओगे। क्योंकि इसमें टाइम बहुत कम मिलता है, जैसे कि आपका 120 मिनट तो मिलते हैं 200 क्वेश्चन के लिए। अगर आप टेस्ट देते रहोगे प्रॉपर तो उससे क्या आप जो टाइम दे रहे हो वो काफी ज्यादा हद तक गिर जाएगा और आप अच्छे से क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। मतलब पहले इसको अपना सीखना है, उसके बाद फिर उसका रिवीजन करना है, फिर प्रैक्टिस भी उतनी जरूरी है जितना आपने सीखा है। ये देखो बात है। मैं तो बताऊं कि मैंने स्टडी की तो मैंने एक फॉर्मूला याद रखा अपने इस तरह से, अच्छा। एलआरबी फॉर्मूला। एलआरबी मतलब लर्न, सबसे पहले सीखो, हाँ। फिर टी से प्रैक्टिस करो अपनी, बहुत बढ़िया। ठीक है, और फिर रिवीजन इस तरीके से करो इसका कि आपने जो पहले पढ़ा है उसको बार बार रिवीजन करोगे तो आपको एग्जाम में, अभी आप यहाँ पे कर रहे हो तैयारी, तो एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उससे। अच्छा। तो जैसे एग्जाम में ना एक काम और होता है, अपन कितने घंटे पढ़ना चाहिए, जैसे काफी बच्चों का सवाल होता है कितने घंटे पढ़ना चाहिए या फिर कितना समय देना चाहिए, तो क्या घंटों पे डिपेंड करती है पढ़ाई? देखो घंटों पर कोई डिपेंड नहीं करती। मेरा मानना ये है कि आजकल सोशल मीडिया का क्या जमाना है, अगर कोई बंदा लाइब्रेरी में जाकर पढ़ रहा है तो घर से निकल रहा है कि मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ और वहाँ पे वो 12 घंटे लाइब्रेरी में रह रहा है और 12 घंटे की अपेक्षा 2-3 घंटे ही पढ़ रहा है वो, और बाद बाकी 7-8 घंटे फोन चला रहा है, तो उसका पढ़ने का कोई अस्तित्व नहीं है। मेरे ख्याल से तो उसमें 6 घंटा काफी है, और 6 घंटे वो ऐसे होने चाहिए कि फोन बिल्कुल स्विच ऑफ करके साइड में रखा होना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन तैयारी कर रहे हो तो मोबाइल को, जैसे मोबाइल से पढ़ रहे हो, लैपटॉप से पढ़ रहे हो, तो फुल जैसे डेस्कटॉप पर पढ़ोगे आप तो क्या फुल होना चाहिए वीडियो, उसको कमेंट वगैरह सब ऑफ करके रखो जिससे कि आपका ध्यान ना भटके। अच्छा, इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी आता है कि कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता, क्या लगातार करना जरूरी है? वैसे लगातार हम लोग कर नहीं पा रहे, लगातार जो जारी है अपना लगातार स्टडी करने के लिए, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखो लगातार का एक ऐसा है, मैं बताऊंगा आपको कि लगातार तो कोई भी मतलब कोई भी चीज हो वो लगातार नहीं हो पाती है, क्योंकि कोई ना कोई डिस्टरबेंस आ ही जाता है। मान लो आप एक स्टूडेंट हो, फैमिली से रह रहे हो साथ में या फिर बाहर रह रहे हो, तो क्या एक ऐसा रास्ता नहीं रह जाता कि आपके दोस्त लोग हैं, सबको थोड़ा थोड़ा टाइम देना पड़ता है, तो कंटिन्यूटी नहीं बन पाती है। लेकिन अपना एक टारगेट जो है, मान लो आज आपको 8 घंटे पढ़ना है तो आपको अगला काम करना है, आपको पता है कि मुझे ये भी करना है, तो सबसे पहले आप स्टडी को महत्व दें। 8 घंटे पढ़ना है तो आप उसमें 4 घंटे निकाल लें, पहले 4 घंटे पढ़ें, बीच में आपका जो काम है उसको कर लें, उसके बाद आपके पास जो टाइम बचेगा उसको, जो आपने 8 घंटे देना था स्टडी को, 4 घंटे वो बाद में आपकी स्टडी को प्रॉपर दो, आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया बताया। अब मेरा एक क्वेश्चन एक और आपसे, जैसे कोई लो लेवल का बन रहा है, जैसे हम सभी बच्चे ऐसे तो उनकी हाई के लिए तो हाई क्लास फैमिली होगी नहीं, सभी मिडिल क्लास फैमिली से अधिकतर होते हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं वो बंदे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो बच्चे गांव से आए हैं या फिर इंग्लिश कमजोर है, मैथ उतना अच्छा नहीं है, मैथ बैकग्राउंड के रहे नहीं है वो, तो उनके लिए क्या क्या करना चाहिए उन्हें?
उनको सबसे पहले तो मैं बताऊँ आपको, क्या वो जो नए बंदे होते हैं वो क्या सोशल मीडिया के थ्रू ज़्यादा कनेक्ट रहते हैं अच्छा। और उनको क्या उसी चीज़ की हैबिट होती है, तो उनको सोशल मीडिया पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहिए जिससे कि टाइम पास मजाक मजाक में उनकी इंग्लिश में इम्प्रूव हो सके। अच्छा। जैसे कि कोई यूट्यूब पर गए, आप ऑनलाइन गए, तो आपने वहाँ पे कोई चैनल देखा कि कुछ सर हैं वो अच्छे से पढ़ा रहे हैं आपको, जैसे कि हंसी मजाक के साथ थोड़ा आपकी इंग्लिश में इम्प्रूव करा रहे हैं, डेली के जो वर्ड होते हैं उनको कनेक्ट कर पा रहे हो आप, तो इस तरह से आप मजाक मजाक में भी इंग्लिश को थोड़े थोड़े अपने क्या हैबिट में ला सकते हो। और इसी तरह से आप अपने मन बना लिया ना, तो आप एक ही बार में सीजीएल एग्जाम तक को क्रैक कर सकते हो फ्रेशर बनने के लिए भी। चलो बहुत बढ़िया। इसमें एक सवाल और है, एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो है कोचिंग का। कोचिंग ऑनलाइन होनी चाहिए, ऑफलाइन होनी चाहिए, इसके बारे में बताइए आप। तो और क्या जरूरी है कोचिंग लेना? मेरा तो ये मानना है कि आज का जो टाइम है, क्या आजकल स्टूडेंट इतना इंडिपेंडेंट है कि वो खुद हर चीज करना चाहता है आज की डेट में, तो मेरे ख्याल से तो उसको ऑनलाइन कोचिंग के साथ साथ ऑफलाइन कोचिंग इसलिए जाना जरूरी है क्योंकि वहाँ पे वो प्रैक्टिस कर सकता है। जैसे कि आपने कोई सब्सक्रिप्शन लिया है ऑनलाइन कोचिंग का, आप घर पे प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, आप ऑनलाइन रेगुलर क्लास ले रहे हो, वहाँ से सीख रहे हो, तो आपको ऑफलाइन एक बैच ज्वाइन इसलिए करना चाहिए ताकि आपका वहाँ पे रिवीजन हो सके, प्रैक्टिस हो सके। क्या आप वहाँ पे जाओगे तो आप बंदों को देखोगे कि ये मुझसे इतना पढ़ रहा है, मान लो अभी तो आप ऑनलाइन घर पे बैठ के पढ़ रहे हो, तो आप ये सोचोगे कि मैं ही पढ़ रहा हूँ, बस कॉम्पिटिशन मेरा ही है। आपको अपना दिखेगा, सामने वाले का नहीं दिखेगा कि सामने वाला कैसा पढ़ रहा है। आप कोचिंग में जाओगे तो आपको तरह तरह के बंदे मिलेंगे, आपसे लो लेवल का मिलेगा, हाई लेवल का मिलेगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये बंदा मुझसे हाई लेवल पर पढ़ रहा है, मुझे इसके बराबर जाना है, तो आपके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा कि आज मैंने 4 घंटे पढ़ा है, कल मैं 6 घंटे पढ़ूंगा। अच्छा। ये और इससे काफी अंतर भी आएगा, और जो दूसरों को, अगर अपन दूसरे बच्चे हैं उससे क्या अपने लेवल का ही पता चलेगा। वहाँ पे अगर टेस्ट वगैरह होंगे, अगर अपन वहाँ पे जाएंगे तो और कितने बच्चे हैं उनके ऊपर नंबर आ रहे हैं, ठीक है, उससे अपन अपने नीचे कितने हैं ऊपर कितने हैं, उस सब अपन पता चल जाएगा वहाँ से। ये आपका क्लियर हो जाएगा वहां से कि आप कितने पानी में हो, कह सकते हो अच्छा। ये भाषा में, आपका पता चल जाएगा क्लियर आपको। कितने पानी हो। चलो ठीक है। अब एक बात और है कि ये तो वही अपनी कोचिंग वाली चीज, क्या सेल्फ स्टडी कितनी जरूरी है? कोचिंग से ज्यादा जरूरी है या सेल्फ स्टडी कोचिंग से बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपने जितना पढ़ा है अभी तक आप सबसे सीखते ही आ रहे हो। अच्छा। लेकिन सेल्फ स्टडी का मतलब ये है कि अपन को खुद को पता नहीं कि हमने कितना पढ़ लिया है। जब आप सेल्फ किसी चीज को करोगे तो अपने अंदर आप देखोगे कि मैंने अभी तक कितना किया है, कितना पढ़ा है। मान लो आप मैथ उठा लो, मैथ पढ़ रहे हो आप, अभी तक आपने क्या कोचिंग से क्वेश्चन देखे हैं, अभी आप अपने स्तर से गए, मान लो आपने सोचा कि आज मुझे कुछ अलग पढ़ना है, तो आप गूगल निकाल लिया, आपने गूगल पर मैथ के अलग अलग क्वेश्चन देखे, इंग्लिश के अलग अलग क्वेश्चन देखे, तो उनसे आपको ऐसा लगेगा कि अभी तक मैंने तो ये पढ़ा है। मान लो सर ने पीडीएफ दिया, आप उनको लगातार प्रैक्टिस रिवीजन कर रहे हो, तो आपको लग रहा है कि मुझे आ रहा है, और आप गूगल पर कहीं और गए, किसी टीचर का और पढ़ा, तो आपको पता चलेगा वहां से कि कैसे कैसे क्वेश्चन नए नए एग्जाम आ रहे हैं, उनमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ये आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, तो मतलब ये कोचिंग से भी ज्यादा जरूरी है अब सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी अब वो काफी जरूरी है, वो बेस का बेस बनता है उससे। सेल्फ स्टडी का ये भी रहता है कि आप अभी तक जो पढ़ रहे हो ना, उसका आप अगर सेल्फ स्टडी कहीं अपने स्तर से पढ़ोगे कि मुझे कहीं और से पढ़ना है, तो आपकी जो अंदर की क्षमता है वो बाहर निकल कर पूरी आ जाएगी। फिर अपना दिमाग भी तो खुलेगा ना, क्योंकि कोचिंग में तो जब अपन जा रहे हैं तो टीचर वाला सवाल करवाए थे, उसको अपन देखते हैं कि हाँ यार ये तो मेरे से बन रहा है, पर जब अपन घर पे आके पता चलता है तो वो वाली बात हो जाती है। हाँ। वहाँ पर तो अपन देखते हैं सभी सवाल बन जाते हैं, पर अपन घर पे जब देखते हैं अपना दिमाग लगता है तब पता चलता है यार ये कुछ अलग पता है। चलता है कि क्वेश्चन कैसा आ रहा है। अभी तक तो टीचर बताते हैं अपनी समझ में आ जाता है, लेकिन हम खुद से करते हैं तो अलग ही उसका रोल रहता है। अच्छा, एक जी ऑनलाइन चीज में एक फायदा और है कि अपन यहाँ पे सीधे अपन को बोर्ड दिखता है, और अपन ऐसे कहीं पे भी चले ऑफलाइन गए तो इसमें ये है कि अपन कभी लेट भी हो जाते हैं, कभी जल्दी भी पहुंच जाते हैं, कभी आगे बैठ जाते हैं या पीछे बैठ जाते हैं, बैठने का इशू आ जाता है। पर इसमें एक फायदा ये है कि अपन को सीधे इसमें बोर्ड दिखाई देता है, और इसको चाहे अपन एक बार जैसे मान लो कोई चीज स्किप हो गई तो अपन उसको दोबारा पीछे कर लो, इसका ये भी बहुत बड़ा फायदा है। इसका ये भी है कि देखो आपने मान लो किसी कारणवश फैमिली के बहुत से काम रहते हैं, आपको लग गए, तो आप क्या आपने उस टाइम पे क्लास नहीं ली, तो आप क्या बाद में क्लासेस ले सकते हो उसमें, ये सबसे बड़ा फायदा है इसका। अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने जब तैयारी की थी इसकी, अभी भी आप कर रहे हो, तो आपने कितने घंटे पढ़ाई की है? देखो मेरा अभी आप कितने घंटे पढ़ते हो? मेरा तो रूटीन ये है कि मैं सुबह जैसे कि 4 बजे से मैं लगभग उठता हूँ, मेरी जब भी नींद खुलती है तो मैं सुबह का टारगेट रहता है कि मुझे सुबह उठकर 4 बजे से चाहे 4 बजे चाहे 5 बजे मुझे 4 घंटा पढ़ना है सुबह उठकर।
फिर मेरी जो दिन की सारी एक्टिविटीज हैं उनको करने के बाद फिर मुझे 4 घंटे रात को भी पढ़ना है किसी भी कंडीशन में, और इसी बीच मुझे उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। ये मेरा डेली का रूटीन रहता है। मैं ऐसे भी नहीं पढ़ता कि मैंने लगातार 8 घंटे पढ़ रहा हूँ, 8 घंटे लाइब्रेरी जा रहा हूँ। मेरा क्या टाइम टेबल ऐसा है कि आधा टाइम मैंने सुबह कर दिया, आधा शाम को कर दिया, बीच का अपना जो काम है एक्टिविटी है वो सारे काम कर लिए, और बाद बाकी नाइट में मेरे ख्याल से अगर आप मैथ पढ़ रहे हो तो नाइट का टाइम बहुत शानदार है आपके लिए रिवीजन का। मतलब आप टाइम टेबल, आपका एक टाइम टेबल है जी। फिक्स, जी। आप उसको फॉलो ही कर लेते हो। जी। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं उसको फॉलो नहीं कर पाते, टाइम टेबल तो बना लेते जी। हैं उसको फॉलो नहीं कर पाते। अच्छा, बहुत अच्छी। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन ही पूछना चाहता हूँ, आप कितने घंटा, अभी आपने बोला 4 घंटे सुबह और 4 घंटे शाम को, तो ओवरऑल आपका पूरे दिन में 7 या 8 घंटे हो जाता होगा। लगभग इतना ही हो जाता है। तो इससे आप बाद में सेटिस्फाई हो जाते हो 7-8 घंटे से? सेटिस्फाई तो नहीं होते, लेकिन अब जब आप किसी चीज को पढ़ रहे हो और वो चीज आपसे बन रही है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, और वो प्रैक्टिस करने के बाद आप किसी चीज का टेस्ट दे रहे हो, उसमें आपके मार्किंग में क्या इंक्रीजिंग हो रही है, तो आपको लगेगा कि हाँ मेरे 8 घंटे अच्छे हैं, और मेरा क्या है इसमें 1-2 क्वेश्चन ही आपसे एक्स्ट्रा बन रहे हैं। जैसे कि आपने कल लगाया कोई टेस्ट, उसमें आपका स्कोर कुछ रहा और आज उससे थोड़ा इंक्रीज हुआ, तो आपको लगेगा अपने आप में कि हाँ मेरे 8 घंटे ठीक हैं। मैं इस तरह से, मान लो आप 12 घंटे ही पढ़ रहे हो, उसमें आपका दिमाग नहीं लग रहा, पूरा ध्यान नहीं लग रहा, तो किस मतलब का है? से अच्छा है कि अपना टाइम टेबल बनाओ, उसी स्तर पर चलो बस। अब एक बात ये है कि एसएससी एग्जाम्स हैं, ये है ना, ये जो हमारे स्टेट वाले एग्जाम्स होते हैं उनसे काफी अच्छा है, क्योंकि स्टेट वाला जो एग्जाम है हमारे एमपी का ही देख लो, तो उसमें वैकेंसी का पता नहीं है, कोई 5 साल में आ जाए, कोई 6 साल में आ जाए, पर इसमें एक काम अच्छा है कि इसका एक फिक्स शेड्यूल है। अब इधर 5 महीने बाद आनी है, 6 महीने बाद आनी है, तो इसका अब कोई अगर बच्चा एसएससी की तैयारी करे तो उसका एक लिंक बनी रहती है तैयारी करने की, तो इसका ये काम सही है, इसलिए एसएससी काफी फायदेमंद भी है। प्रैक्टिस में से अपना एक एक चैप्टर ले लिया अपने, जैसे अपन क्लास में 50 क्वेश्चन कर लिए और 10-12 टाइप के कर लिए, उसके बाद प्रैक्टिस अपन को कितने क्वेश्चन लगाना चाहिए, जिससे अपन को खुद अपन को अंदर से कॉन्फिडेंस हो जाए, हाँ यार ये अब ये चैप्टर में श्योर हूं मैं, अब इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आएगा ना तो मैं बना दूंगा। ऐसा कितने करना, कितने क्वेश्चन अपन को लगाना चाहिए? आपको मान लो कोई 120 नंबर की सीट मिली, कोई सा चैप्टर आपने उठा लिया, उसमें आपके 120 क्वेश्चन है, मान लो आपने सभी टाइप लगा लिए उसके, अब आप सेटिस्फाई हो कि मेरा ये चैप्टर क्लियर है, तो आप फिर इन क्वेश्चंस की, आपने जिन सर से पढ़ा है उनकी क्वेश्चंस को छोड़ के अलग अलग टीचर्स के गूगल पर जाकर किसी और की पीडीएफ, इनसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस लगाओ, जिससे आपको ये पता चलेगा कि मेरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ या कुछ और रह गया है। जी। चलो, अब अपन अपन अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आते हैं, जो जीएस जनरल नॉलेज। इसमें काफी सब्जेक्ट्स होते हैं और ये काफी मतलब इंग्लिश से भी ज्यादा जो सिरदर्द बना है बच्चों का वो है जीएस है। तो जीएस के बारे में कैसे अच्छी करें जीएस को, उसके बारे में बताइए जरा। मेरा जीएस का मानना तो ये है, क्योंकि जीएस आप जितनी पढ़ोगे वो क्या उतना ही नया आता जाएगा जीएस में। अब मान लो आपने कोई सा जैसे बायोलॉजी सब्जेक्ट उठाया आपने, अभी का एग्जामिनर भी इतना होशियार हो गया है कि स्टूडेंट को पता है कि क्वेश्चन इस चैप्टर में से आ रहा है, तो वो क्या उसको नहीं देगा, उसके और गहराई से जाकर क्वेश्चन को निकाल कर लाएगा। तो आप कितना भी जीएस में पढ़ लो, लेकिन वो क्या क्वेश्चन वहाँ पे नहीं बन पाता है, क्योंकि पूरा उसमें अपना एसएससी का पूरा क्या सेंट्रल लेवल का एग्जाम होता है, तो उसमें पूरी इंडिया की सारी जानकारी आती है और कुछ बड़े से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो क्या जीएस का तो ऐसा है कि आप जो पढ़ रहे हो जीएस जनरल नॉलेज जो है आपकी, उसको थोड़ी सी पकड़ बनाए उस पर, उसके स्तर से आप जैसे न्यूज चैनल में देख रहे हो, उससे क्या आपका करंट अफेयर्स तैयार हो जाता है। ये चीजें का है, आपको करंट अफेयर्स भी अभी क्या 6 से 7 नंबर का पूछ रहा है अभी, इसमें तो करंट अफेयर्स को भी पढ़ें आप डेली, और डेली उसका जीएस का एक रूटीन बनाएं आप। जैसे कि सुबह आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, उसमें क्या आपको नई नई बातें मिलेंगी जीएस के बारे में, और बाद बाकी आपकी बुक्स हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, तो उनको भी पढ़ो आप। ये है। अच्छा, जीएस में एक चीज और है कि जीएस इसका सिलेबस कोई फिक्स नहीं है, ये आपने अच्छी बात कही है, इसका कोई सिलेबस फिक्स नहीं है। और इसको मोस्टली जो स्टूडेंट हैं जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं वो क्या करते हैं कि पहले 3 सब्जेक्ट हैं जो मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, इनको करने के बाद में इस पर ध्यान देते हैं। क्योंकि जीएस क्या एक समुद्री है, ये मान लो क्या समुद्र में से एक बूंद अपन को मिल जाए वो बहुत बड़ी बात होती है जीएस में। फिर भी इसमें अपन को जो स्टैटिक जीके है वो काफी, उसकी अपन जानते थोड़ी लिमिट है, जो भी अपन टीचर जिनके यहाँ पढ़ रहे हैं उतना पढ़ लो तो काफी अच्छा अपन परफॉर्मेंस कर सकते हैं उसमें। जैसे मान लो इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गई, और जितने भी स्टैटिक टाइप के जो जीके वाले क्वेश्चन है वो वाले सब्जेक्ट हैं उनको अपन कर सकते हैं। पर इसमें एक मेन मतलब जो है करंट अफेयर्स, उसका कोई और नहीं है, तो उस पर इतना ध्यान देना नहीं है मेरे हिसाब से। उसका ये है कि देखो करंट अफेयर्स का भी आपका भी करंट का तो पूछता नहीं, हालांकि 6 महीने पुराना पूछता है करंट अफेयर्स,
तो इसमें आप मेरे ख्याल से तो उसका डेली न्यूज़पेपर पढ़िए। और क्या कुछ ऐप्स ऐसे हैं ऑनलाइन जिनमें आप क्विज मिलते हैं, डेली क्विज, जैसे 10 क्वेश्चन आज के हैं तो वो हाल के हाल आपको मिलेंगे। तो आप लगभग 1-2 साल के करंट अफेयर से क्विज लगा लो ऐसे। और जीएस पर मेरे ख्याल से तो समय खराब करना है। अगर आप से एसएससी प्रिपेयर कर रहे हो तो इनमें तो आप जैसे लूसेंट की बुक्स हुई, ठीक है, आपकी स्टैटिक में भी आती है, तो इनको कंप्लीट करके रखो। आपका 50 आ रहा है मान लो, आपके 10-20 क्वेश्चन आपके एक्यूरेट बन जाते हैं तो काफी हद तक आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं, अगर आपका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश अच्छा है तो। अच्छा, और एक बात और है कि अगर अपन थोड़ी इसका मान लो थ्योरी टाइप पढ़ लेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जी। प्रैक्टिस करते रहो, उससे काफी क्वेश्चन अपने बन जाते हैं। जी। अब अपन अच्छा, हमारी लास्ट सब्जेक्ट बची है रीजनिंग, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? तो रीजनिंग तो क्या एक ऐसी सब्जेक्ट रहती है जिसे आप हिंदी में तर्क शक्ति बोलते हैं। ये क्या है, अपने माइंड लेवल, अपने माइंड पावर को बताती जैसे है करती है। कि अपने माइंड में कितनी चीजें हैं। उसमें क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मैथ कर रहे हो ना तो आपका ऑटोमेटिकली दिमाग रीजनिंग में चला जाएगा और आपके क्वेश्चन काफी हद तक बन जाते हैं उसके। लेकिन आजकल देखो, पहले की रीजनिंग आपसे आज 3 साल पहले के एग्जाम को देखोगे तो उसमें आपका रीजनिंग का लेवल लो था, क्योंकि अभी स्टूडेंट ऐसे ऐसे हुए हैं, कंपटीशन हाई है, तो स्टूडेंट क्या सभी प्रश्न पर अपनी पकड़ बना रहा है। तो एसएससी ने क्या रीजनिंग का लेवल भी थोड़ा बढ़ाया है, लेकिन रीजनिंग इतनी डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, उसमें क्या स्टूडेंट आराम से कर लेता है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप जो तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो एसएससी की, आपने काफी क्वेश्चन एग्जाम्स वगैरह उनको भी क्वालिफाई किए हैं आपने, उससे अच्छा एग्जाम क्वालिफाई ना किया था तब और एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपके कॉन्फिडेंस कुछ अंतर आया है? जो कॉन्फिडेंस का तो ऐसा है कि आप जब किसी चीज की प्रिपेयर कर रहे हो और आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हो और वहां से आपको ऐसा लगे एंड टाइम पर कि यार मेरा यहाँ पे नहीं हुआ, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इसलिए लो होता है क्योंकि किसी स्टूडेंट का बैकग्राउंड थोड़ा कमजोर होता है। मान लो कोई स्टूडेंट है, उसकी फैमिली का उसको सपोर्ट अच्छे से मिल नहीं पा रहा है बैकग्राउंड की वजह से, तो उसको क्या बहुत डिमोटिवेट हो जाता है। लेकिन ऐसा स्टूडेंट्स को नहीं होना चाहिए। मान लो आज सफल नहीं हुई तो नेक्स्ट एग्जाम की अच्छे से प्रिपेयर करिए। अब मैं आपको बस 1 मिनट और लूंगा। क्या 2 स्टूडेंट थे मेरी नज़र में, जो मैंने क्या सर से कहानी सुनी थी और रियलिटी में देखा भी था। क्या एक जो स्टूडेंट था उसके एक एग्जाम में सीजीएल में एक के 180 आए थे और एक के आए थे 140। तो किसी कारणवश क्या एग्जाम पोस्टपोन हो गया और वो उसका एग्जाम फिर से हुआ। तो 180 वाले ने सोचा यार मेरे तो अच्छे मार्क्स आए हैं, मुझे अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो उसने क्या 6 महीने बाद फिर से एग्जाम होना था उसका, तो उसने प्रिपेयर बंद कर दी। और जो 140 वाला बंदा था उसने सोचा कि यार यही मौका है मेरे लिए, अभी 140 है, नेक्स्ट एग्जाम में मैं और अच्छे से तैयारी करूँ तो मेरे मार्क्स हाई हो जाएंगे। तो 180 वाले का ये उल्टा हो गया। एग्जाम हुआ, 140 वाले ने अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखा कि मेरे एग्जाम में नंबर कम आए हैं तो मुझे आगे जाना है, तो उसका 180 हो गया। और जो एक और था उसका 140 से भी नीचे स्कोर कर गया। तो कॉन्फिडेंस का ये है कि जब आपको किसी चीज में निराशा, असफलता हाथ लग रही है तो आप निराश ना हो, अपने डिमोटिवेट को कंट्रोल में करके मोटिवेशन बनाए रखें। अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हैं तो मोटिवेशनल वीडियो देख लें, जिससे आपका क्या मोटिवेशन बना रहे। अच्छा, आप क्या करते हैं अपने डिमोटिवेट होने के लिए, थोड़ा बनाए रखने के लिए? मैं तो ऐसा करता हूँ कि मेरे साथ से कुछ दोस्त निकल गए हैं अच्छा, जो मेरे साथ पढ़े हैं अभी तक, और वो क्या अच्छी अच्छी पोस्ट पर आज चले गए हैं। जब मैं डिमोटिवेट होता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ वाला मित्र निकल गया मेरा, तो मुझे क्या ऐसा लगता है कि मेरे और दोस्त हैं वो मुझे ताना देंगे कि इनके दोस्त थे साथ वाले वो निकल गए। तो मैं क्या अपनी मेहनत और आगे इसलिए करना चाहता हूँ कि मुझे लग रहा है कि वो निकल गए तो मुझे भी निकलना चाहिए। ये नेचुरल मोटिवेशन है जी। अच्छा, एक बात और है कि अच्छा, मैं इसमें आगे ये बात कहना आपसे एक बात और पूछना चाहूंगा। जैसे कुछ स्टूडेंट हैं, हमारे काफी स्टूडेंट हैं जिनका, कुछ लोग हैं जो शुरू में प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका एक भी पेपर नहीं निकला तो उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा लो होता है, और पेपर निकलने के बाद उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई हो जाता है। जैसे अब किसी बंदे का पेपर निकल गया, उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई हो जाता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैंने अपनी लाइफ में एक लाइन सीखी है कि अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है तो जीवन में एकाग्रता लानी होगी। अच्छा, अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रता नहीं हो तो असफल होने की कोई गुंजाइश नहीं है कि आप जैसे एकाग्र हो आप अपने जीवन में। मान लो आपने जो क्वेश्चन किया अभी कि स्टूडेंट एग्जाम नहीं निकला या एग्जाम निकल जाता है, वो हाई मोटिवेट में चले जाते हैं, जिनका एग्जाम नहीं निकलता वो डिमोटिवेट में चले जाते हैं। तो इसका एक रीजन है कि मान लो आपका एग्जाम प्री निकल गया किसी, तो आपको इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। अभी आपका प्री निकला है
तो आप स्टडी को और दोगुनी करनी पड़ेगी आपको, अच्छा, क्योंकि प्री अभी तो आप में इंटर हुए हो। हाँ, क्योंकि प्री एक ऐसी चीज है कि उसमें क्या थोड़ी चीजें ज्यादा लेवल पर नहीं आती हैं। जब आप प्री लेवल का एग्जाम दे रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत सरल है। जब आप मेंस दोगे उस चीज का तो क्वेश्चंस आगे लेवल बढ़ जाएगा उनका, और आप ऐसा लगेगा कि मैं अभी तक गलत उसमें चल रहा था ब्रेन में कि मेरा एग्जाम इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। तो क्या है, एक मोटिवेशनल इतना भी नहीं होना चाहिए कि आप किसी चीज को आगे ले जा रहे हो, क्योंकि उसका लेवल देखना चाहिए। आप प्री में अभी आपने प्री क्वालिफाई किया है, आप उसका मेंस से लेवल से कंपेयर कर रहे हो, तो ये बहुत चीजें गलत हैं। अब मान लो किसी का एग्जाम नहीं निकलता है तो उसको डिमोटिवेट इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि मान लो अभी उसका एग्जाम अभी निकला नहीं है ये वाला, इसका मतलब उसने तो अच्छी पढ़ाई की नहीं है उसकी अभी। क्या कुछ गलतियां रही होंगी उस हाँ। एग्जाम में, कि मान लो अभी उसने सही से प्रैक्टिस नहीं की होगी, हम्म। कोई ना कोई ऐसी गलती की होगी जिसकी वजह से आज वो असफल हुआ है। तो उन गलतियों को फिर से ना हो, उनको रोक सके, तो वहीं से उसको फिर से मेहनत, कड़ी से कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। और डिमोटिवेट का ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ आप असफल हो रहे हो वहां से फिर से सफल होने की एक मंजिल बनाओ और उस पर अपने रास्ते पर एकाग्र होकर मेहनत करो, तो सफलता जरूर मिलेगी आपको। काफी अच्छी बात है। अच्छा, एक बात और पूछना चाहूंगा, आपने जो एग्जाम्स निकाले हैं, आप कृपया खुद बताएं कौन कौन से एग्जाम्स निकाले हैं आपने? देखो मैंने क्या 2019 से मेरी क्या स्टेनो हुई थी 12th के बाद, तो मुझे ऐसी नॉलेज भी नहीं थी, क्या कोई ऐसा आइडिया नहीं था मेरे पास कि जो मुझे पता चले एग्जाम के बारे में। तो मैंने स्टेनो करने के बाद मैं कोर्ट के लिए तैयार होता रहा, मैं करता रहा, फिर वैकेंसी भी नहीं आई। फिर जैसे मेरी स्टेनो कंप्लीट हुई तो फिर क्या व्यापम ने एक रूल जारी किया कि ग्रेजुएशन वाले ही स्टेनो का पेपर दे सकते हैं अच्छा। व्यापम में। तो मेरा नहीं हुआ, लेकिन उस टाइम मेरे काफी साथी थे उनका हो गया था, अच्छा। क्योंकि उनके पास ग्रेजुएशन थी। फिर मैंने जाना कि एसएससी क्या होता है, फिर मैंने एसएससी स्टेनोग्राफर की प्रिपेयर की। अच्छा। उसमें क्या एसएससी स्टेनोग्राफर का ये रहता है, मेरा प्री निकल गया था, अच्छा। लेकिन क्या मेरा जो फाइनल कट ऑफ थी उसमें स्टेनो भी लिख ली थी, लेकिन वो फाइनल कट ऑफ में मेरा क्या उसमें नहीं हो पाया था। फिर मैंने उसको छोड़ा, मैंने सोचा अभी ग्रेजुएशन नहीं है, तो फिर मैं उसी टाइम मेरा ग्रेजुएशन भी चल रहा था। अच्छा। तो मैंने कहा सीजीएल की एक बार तैयारी की। अच्छा। इस सीजीएल मैंने एक बार दिया, उसमें ही मेरा प्री निकल गया था। अच्छा। लेकिन इतनी ज्यादा मैं भी थोड़ा क्या हाई मोटिवेशन में चला गया था, तो मैंने सोचा प्री निकल गया, मेंस में क्या होगा। अच्छा। तो इसमें मेरा मेंस नहीं निकला, लेकिन अब मैं प्रॉपर तरीके से सीजीएल पर इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि एक बार प्री निकाल दिया है तो उसी मेहनत को फिर से कंटिन्यूटी में इसी लाइन से करता रहूँ, तो कोई बड़ी बात नहीं है, हो ही जाएगा। अभी आपने मतलब देख लिया है जी। प्री का और मेंस का क्या होता है। अच्छा, मैं एक बार लास्ट में अब अपना इंटरव्यू समाप्त करते हैं, फिर भी आपसे 2-3 बातें हैं जल्दी जल्दी पूछते हैं। अच्छा, तो भैया मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, आपकी स्टडी इतनी अच्छी चल रही है और आपने पेपर्स वगैरह निकाले हैं, तो आपका कोई ना कोई तो आइडल होगा ना ऐसा? देखो मेरा किसको आइडल मानते हैं आप? मैं तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को मेरा आइडल मानता हूँ, अच्छा। क्योंकि उनकी एक लाइन मुझे बहुत पसंद है। उन्होंने कहा कि जीवन लंबा नहीं महान होना चाहिए, इनकी लाइन मुझे दिल को छू जाती है। अच्छा, एक बात और मैं पूछना चाहूंगा, जो अभी जो नौजवान है अपने देख रहे हैं, जो सीजीएल वगैरह प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहें, कोई एक लाइन? देखो स्वामी विवेकानंद जी ने एक लाइन कही थी कि परिश्रम करते रहना चाहिए, जब तक आपको सफल नहीं हो जाते, लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, परिश्रम करने से पीछे मत रहो। अच्छा, चलो, तो चलिए आज ये इंटरव्यू इसको यहीं पे समाप्त करते हैं हम। और आज हमने ऋतिक भैया के बारे में बहुत सारी बातें जानी है, उनके साथ कुछ चीज़ें शेयर की हैं। तो मैं ये बात फिर भी मैं ऋतिक भैया, पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दो यार। तो हेलो गाइस, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि दायित्व सगर रेस आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसी रोज की इनकी डेली की बातों, नई नई बातों को जानने के लिए इनको शेयर कीजिए, कमेंट करिए, जिससे काफ़ी लोगों को बहुत हेल्पफुल रहे। स्टूडेंट्स आज के जो एसएससी प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चे, उनको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी। और हम ऐसी वीडियो हम लाते रहेंगे। और वीडियो कैसी लग रही है, कमी लगे या फिर कुछ लगे, आप कमेंट करके जरूर बताइए। लास्ट में यही कहेंगे, जय भीम, जय भारत।